हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या फिर सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। उन सभी क्वेश्चंस को आज सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। मीन्स नीचे जो हमारे 4 आइटम्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन्स है जिससे कैश का फ्लो मीन्स ना तो कैश हमारे पास आ रहा है, न तो इनफ्लो हो रहा है, न ही उस ट्रांजेक्शन से कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो अगर हम परचेज कर रहे हैं मशीनरी, तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज के टाइम पे कैश हमारे पास से आउटफ्लो हो रहा है, हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की सेल कर रहे हैं तो भी हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमसे पूछ क्वेश्चन में क्या रखा है कि जिससे कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा, वो ट्रांजेक्शन हमें देखनी है कि कौन सी है। डी ऑप्शन है, उसमें कह रहा है कि डिबेंचर को रिडीम अगर कर रहे हो, मीन्स हम डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। सी जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि एक्विजिशन कर रहे हैं मशीनरी का बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मीन्स हमारे पास मशीनरी आ रही है और मशीनरी के बदले में हम पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इश्यू करके कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने मशीनरी जो है शेयर्स के बदले में परचेज कर ली। इससे हमारे पास मशीनरी हमारे पास आ रही है और शेयर्स हमारे पास से जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि कैश का ना तो इनफ्लो हो रहा है ना ही आउटफ्लो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, मैच द ट्रांजेक्शन गिवन इन कॉलम 2 विद देयर करेक्ट कैटेगरी गिवन इन कॉलम 1 फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए 2 कॉलम दिए हैं। कॉलम 1 में हमने जो पूरा कैश फ्लो 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर रहे थे, उन एक्टिविटीज़ को लिखा है, और कॉलम 2 में हमें इसकी कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हैं। अब हमें इनमें पहचानना है कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उनमें इन तीनों में से कौन सी जो ट्रांजैक्शन है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप शामिल। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या कर रहे थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम उन सभी एक्टिविटीज़ को या उन सभी ट्रांजैक्शंस को शामिल कर रहे थे जो हमारी एसेट्स से रिलेटेड हों, जो हमारी टेंजेबल या इनटेंजेबल एसेट से रिलेटेड हों, या कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो उससे रिलेटेड था। तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो यहाँ पर। तो इंटरेस्ट पे कब किया जाता है, इंटरेस्ट पे हम उन सिचुएशन में करते हैं, या तो हमने डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की, या फिर हमने लोन जो ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लोन ले रखा है तो उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और डिबेंचर इशू करना, शेयर इशू या फिर लोन लेना हम किन एक्टिविटीज़ में शामिल कर रहे थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शामिल कर रहे थे। तो कॉलम 1 में जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो हमारा इंटरेस्ट पेड से रिलेटेड हो जाएगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने अभी बात की कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम शामिल करते हैं अपनी एसेट्स, चाहे वो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो। तो परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल हमारी इनटेंजेबल एसेट्स है, और अगर उसको परचेज कर रहे हो आप, तो मीन्स आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो इनटेंजेबल एसेट्स में। तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हमारा हो जाएगा परचेज ऑफ गुडविल। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम शामिल करेंगे कैश रिसीप्ट अगर कर रहे हो गुड्स बेचने से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम उन एक्टिविटी को शामिल कर रहे थे जो हमारे डेली रूटीन का जो बिजनेस हमारा है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो भी हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल कर रहे थे। तो सेल्स ऑफ गुड्स, अगर गुड्स बेच रहे हो तो उससे जो भी कैश आ रहा है तो वो इनफ्लो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमारा 2, फाइनेंसिंग का 1, और सी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 3rd से हो जाएगा। 2, 1 और 3rd हमारा बी ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑफ ₹3000 रिसीव इन कैश ऑन लोन एंड एडवांस। इसका ये किस चीज़ का रिजल्ट है, मीन्स हम लोन एंड एडवांस पर अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव हम कब करते हैं, जब हमने किसी को लोन दे रखा है, हमने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारा कैश इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होंगे, और अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड आप पे कर रहे हो तो वो किस सिचुएशन में करोगे, या तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन कहीं से ले रखा है या फिर हमने शेयर या डिबेंचर इशू कर रखे हैं, उन सिचुएशन में इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया जाता है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा
कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हम लोन एंड एडवांस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज हुज मेन बिजनेस इज लैंडिंग एंड बोरोइंग। फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, अब हमारा उसका मेन जो काम है, मेन जो उसका बिजनेस है, जो ऑपरेशंस है, उसका मेन वही फाइनेंस लैंडिंग एंड बोरोइंग का है। तो उस सिचुएशन में कह रहा है कि इंटरेस्ट पे या रिसीव किया जा रहा है, तो वो किस एक्टिविटीज़ में आप शामिल करोगे। हमने अभी बात की है कि इंटरेस्ट अगर हम रिसीव कर रहे थे तो हमारा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग का हो रहा था, और अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर रहे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पोर्शन था। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन यही कि इंटरेस्ट पे या रिसीव कर रहे हो तो किस कैटेगरी में, किस एक्टिविटीज़ में शामिल करोगे। जब हमारा बिजनेस जो है, जब हमारी फर्म जो है इंटरप्राइज फाइनेंशियल हो, मीन्स उसका मेन जो ऑपरेशन है, जिसके पास रिवेन्यू लैंडिंग एंड बोरोइंग से ही हमारा हो रहा है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो ऑपरेशंस होगा वही हमारा फाइनेंस का रहेगा, लैंडिंग एंड बोरोइंग का रहेगा। तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट रिसीव या पे कर रहे हो तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का वो पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कह रहा है कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जो कैश के फ्लो पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो कैश विड्रॉ कर रहे हो आप बैंक से 7,000 रुपये, तो देखो कैश हमारे पास कैश इन हैंड हो या वो हमारे पास कैश एट बैंक हो, दोनों ही सिचुएशन को हम क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमने पढ़ा उसमें शामिल कर रहे थे, क्योंकि बैंक बैलेंस है वो भी हम कैश के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो, कैश को आप बैंक से विड्रॉ या फिर बैंक में डिपॉजिट रहने दो, ये दोनों ही सिचुएशन सेम है, इनका कैश फ्लो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है, इश्यू शेयर कर रहे हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम शामिल कर रहे थे, पैसा हमारे पास आ रहा है, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो तो कैश का आउटफ्लो यहाँ भी हो रहा है, और वेज की पेमेंट कर रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको शामिल करते हैं, पैसा हमारे पास से जा रहा है। लेकिन पहला ऑप्शन है उसमें हमारे पास न कैश का इनफ्लो हो रहा है न कैश का आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। केस बेस्ड एमसीक्यू दे रखे हैं, इनमें कह रहा है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको पढ़कर हमें कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि गेन किया है हमने सेल ऑफ फिक्स टेंजेबल एसेट्स पर। कोई टेंजेबल एसेट्स थी, हमने उसको बेचा है, उस पर गेन किया है, मीन्स हमारा ये एक तरीके से अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। गुडविल राइट ऑफ की है, ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व में, और प्रोविज़न बनाया है टैक्सेशंस का। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, 2 सालों के डेटा हैं 2019 और 20 के। 2019 में हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस 5 लाख का था, वो 7.5 लाख का हमारा 2020 में हो जाता है। इन्वेंट्री हमारी 820 से 1050 हो जाती हैं, ट्रेड पेबल 3.5 से 4.5 हो जाते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल 590 से 6,20,000 हो जाते हैं। इन इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है ये हमें ऊपर जो दिया है 31,25,000 प्रॉफिट दिया है, वो कह रहा है आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस है, और हम जब कैश फ्लो बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट हमें चाहिए होता है बिफोर ऑल एडजस्टमेंट चाहिए है। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूछ रहा है, तो टैक्स से पहले का अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे हम करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम 4 चीज़ें जो हैं वापस एडजस्ट कर रहे थे। हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि या तो अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर ऐसा अगर एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर दो, अगर आपने प्रोविजन बना रखा है टैक्स का उसको ऐड कर दो, प्रोपोज डिविडेंड अगर आप दे रहे हो उसको भी ऐड कर रहे थे, और हम इंटरिम डिविडेंड को भी ऐड कर रहे थे। इनसे रिलेटेड कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने एक तो ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया है इसको आप इस प्रॉफिट में अगर वापस ऐड कर रहे हो, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है इसको भी अगर ऐड कर रहे हो, तो उसके बाद जो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, बिफोर टैक्स हो जाएगा, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप 31,25,000 जो हैं उसमें हम क्या करेंगे, 8,75,000 तो हम जोड़ेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 4,37,500, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद जो टोटल होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि होगा 44,37,500। डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पर
ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इन्हीं के आधार पर हमें क्या करना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और कब का करना है? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर रहे थे उसमें सबसे पहले क्या कर रहे थे कि नेट प्रॉफिट हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो कौन सा दे रखा होगा? आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दे रखा होगा। लेकिन हमें चाहिए इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स। उसमें फिर हम एडजस्टमेंट कर रहे थे नॉन कैश और सभी एबनॉर्मल जो इनकम या एक्सपेंसेस हैं उनको एडजस्ट कर रहे थे। एबनॉर्मल इनकम या नॉन कैश इनकम है उनको हम प्लस कर रहे थे और एबनॉर्मल या नॉन कैश एक्सपेंसेस थे उनको हम प्लस कर रहे थे। तो यहाँ हमें उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था वो वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट आ रहा था। उसके बाद हम कर रहे थे अपनी वर्किंग कैपिटल में मीन्स करंट एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई भी चेंज हुआ हो उसको एडजस्ट कर रहे थे। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होंगे, कि मीन्स हमारा वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है उस प्रॉफिट में हमें क्या करना होगा? कोई भी अगर नॉन कैश या हमारा एबनॉर्मल जो इनकम या एक्सपेंसेस हुए हैं उनको एडजस्ट करना है। तो हमारे क्वेश्चन में ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि देखो सबसे पहले हमें कह रहा है कि हमें गेन हुआ था सेल्स पर, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा उस पर गेन हुआ था। तो हम फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पर जो हमें प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उसको हम क्या मानते हैं कि ये अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारा, अब नॉर्मल इनकम हमारी हुई है ये, क्योंकि ये कंटिन्यू बेसिस नहीं है, ये रिवेन्यू इनकम नहीं है हमारी, कैसी है कि कैपिटल एक तरीके से कैपिटल इनकम हो जाती है। इस गेन को हमें क्या करना होता है? हमारी जो इनकम होती है उसको हमें माइनस करना होता है। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कैलकुलेट हुआ लास्ट क्वेश्चन में 44,37,500, इसमें हमें क्या करना होगा कि हमारा जो इनकम हुई, ये हमारी जो इनकम हुई है एबनॉर्मल उसको माइनस करेंगे। इसके गुडविल को हमने राइट ऑफ किया है 7,80,000। ये भी हमारा नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसके लिए इसको नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो गुडविल राइट ऑफ हुई 7,80,000 की, इसको हम वापस ऐड कर देंगे तो हमारा 39,67,500 जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा कौन सा प्रॉफिट होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स क्या होगा। इसके बाद देखो हम सबसे पहले हम ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे, उसके बाद उसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम एडजस्ट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले का, इसमें अगर जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ उसको भी अगर एडजस्ट कर देते हैं तो वो हमारा कैश आ रहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से टैक्स से पहले का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो अभी अभी हमारा कैलकुलेट हुआ नॉन कैश एंड एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया, इसके बाद इसमें से अगर हमारे करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज़ में जो चेंज हुआ वो भी हम घटा देते हैं, जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है उसको भी एडजस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद का प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या होगा? टैक्स से पहले का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी हमने कैलकुलेट जो किया था 39,67,500 रुपये, उसमें अब हमें ये देखना है कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट्स मानते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को। 2019 में 5 लाख थी, 20 में ये 7,50,000 हो गई, मतलब 2,50,000 हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई हैं। और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं? जो प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का है उसमें हम माइनस करते हैं। इसके बाद दूसरा आइटम कह रहा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट्स है, ये हमारा 8,20,000 था, 10,50,000 हो गया, मीन्स हमारा 2,30,000 से ये भी हमारा इंक्रीज हुआ है। एसेट्स अगर हमारी करंट इंक्रीज हुई है तो इसको भी हमें क्या करना है? माइनस करना है हमारा जो प्रॉफिट आया था वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले उसमें। इसके बाद हमारा थर्ड आइटम्स क्या करें? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारे हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में क्या करते हैं हम? करंट लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज हुई हैं तो प्लस कर रहे हैं, डिक्रीज हुई हैं तो माइनस कर रहे हैं। यहाँ हमारी लायबिलिटीज़ ट्रेड पेबल्स हैं वो 350 से 450 हो गए, मीन्स हमारा 1 लाख का जो है वो इंक्रीज हो गया करंट लायबिलिटीज़ में। इंक्रीज हुआ है तो हम इसको प्लस कर देंगे।
इसके बाद हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स फिर हमारी करंट एसेट्स हैं, और अगर इंक्रीज हुई हैं 590 से 620 इंक्रीज हुई हैं 30,000 रुपये से, तो अब हमें इनको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमारा जो प्रॉफिट था 39,67,500 वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले, उसमें से क्या किया, 2,50,000 हमारे प्रीपेड एक्सपेंस के माइनस किए, क्योंकि करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है तो हमें माइनस करना है। इसके बाद इन्वेंट्री भी हमारी करंट एसेट्स थी, 2,30,000 से हमारी इंक्रीज हुई, इसलिए हमने माइनस किया। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 30,000 से इंक्रीज हुए, ये भी इसलिए हमने इसको माइनस किया करंट एसेट्स को। इसके बाद ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम करते हैं उसको ऐड, और इस 1,00,000 को हमने प्लस कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट आया हमारा 35,57,500, ये हमारा कब आया है, सिर्फ टैक्स से पहले, लेकिन वर्किंग कैपिटल में जो चेंज होता है उसके बाद का प्रॉफिट हमारा ये कैलकुलेट होकर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैश फ्लो पूछ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना होगा। अब यहाँ देखो, जो हमारा ये प्रॉफिट आ गया था, लास्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया था 35,57,500, हमारा टैक्स से पहले का हमारा जो प्रॉफिट है वो आया था। इसके बाद इसमें से जो है हम टैक्स जो है, टैक्स हमारा कितना होगा, प्रोविज़न जो हमने टैक्स का बनाया था वो इस साल हम अब पे कर रहे हैं इस टैक्स को, तो 4,37,500 अगर इस प्रॉफिट में से अगर घटा दोगे आप टैक्स का, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो हो जाएगा। इसमें से 4,37,500 घटाते हो तो आपका 31,20,000 प्रॉफिट जो हो वो सभी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आफ्टर टैक्स जो फाइनल होगा हमारा कैश का फ्लो होगा वो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड अंडर। अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम कर रहे थे टैक्स की पेमेंट, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, डिविडेंड रिसीव कर रहे हो आप बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइज। हमारा फाइनेंशियल इंटरप्राइज नहीं है, उसके अलावा कुछ और हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमने डिविडेंड अगर रिसीव किया है तो कब करते हैं, जब हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरी फर्म के जो शेयर्स हैं वो खरीद रहे हैं, उस टाइम पर हम डिविडेंड रिसीव करते हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिविडेंड रिसीव कर रही है लेकिन इंटरप्राइज हमारा अब कैसा है, फाइनेंशियल इंटरप्राइज है। तो फाइनेंशियल इंटरप्राइज अगर डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो कैश फ्लो में हम कहाँ शो करेंगे, हमारी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पोर्शन हो जाता है। अदर देन फाइनेंशियल है तो वो हमारा इन्वेस्टिंग में, और अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइज डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि हमें ओड वन चूज करना है इन चारों में से। तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसमें इश्यू ऑफ शेयर इन कैश, ये हमारा किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। डिबेंचर अगर इशू कर रहे हो वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पोर्शन हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट कर रहे हो आप, किसी से हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया था उसकी पेमेंट कर रहे हो, मीन्स ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से होगा। कैश रिसीव कर रहे हो एज ए रॉयल्टी, अगर कैश रिसीव कर रहे हो एज ए रॉयल्टी मीन हमारी कोई इनटेंजेबल एसेट्स है, कॉपीराइट है, हमारा पेटेंट है, उसको हम यूज करने के लिए दे रहे हैं किसी अदर पार्टीज को, उसके बदले में रॉयल्टी ले रहे हैं, तो इट मीन्स ये रेवेन्यू होगा हमारा डेली बेसिस का, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हो जाएगा। तो इनमें से सबसे ओड वन हमारा क्या हुआ, पहली तीनों एक्टिविटीज़ हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, लास्ट जो डी ऑप्शन है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए ये अलग हो जाएगा इन सब से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वो भी हमें यही पूछ रहा है कि सभी चार ऑप्शन दिए उनमें से हमें कोई ओड वन ढूंढना है कि इनमें ओड कौन सा है। कैश इन हैंड है हमारा, कैश एट बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, ये तीनों आइटम्स हमारे किससे रिलेटेड हैं, कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारा, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको शामिल करते हैं। तो हमारा ओड कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो हमारा सबसे अलग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।